कल की क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को ओवर कर लिया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, बेसिक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और साथ ही साथ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को अच्छे से समझ लिया होगा। क्लियर? अब हमें आज की क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करना है और 2 क्लास इस पे लगानी है केवल। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, भाई बहुत ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर हम 2 क्लास डिवोट करेंगे। पहली क्लास में आज केवल 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है क्या हमारा, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, और दूसरा टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? बहुत अच्छे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर का हल्का फुल्का आइडिया रहा होगा, क्योंकि आपने जब पढ़ा था उस समय भी बहुत ध्यान से पढ़ा था। क्या बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं dx बाई dt, इसका मीनिंग क्या होता है? चेंज इन x विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अगर मैं आपसे बोलता हूं dp बाई dt, चेंज इन p विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन t, समझ रहे हो ना? अगर मैं बोल रहा हूं कहीं dr बाई dt, चेंज इन r विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन t, और अगर मैं बोल रहा हूं कहीं, भाई ध्यान दो, अगर मैं बोल रहा हूं dr बाई dz, तो चेंज इन r विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन z। अब z क्या है, कोई क्वेश्चन देखकर समझ में आएगा। तो इंक्रीजिंग को पॉजिटिव और डिक्रीजिंग को नेगेटिव, मतलब अगर कोई चीज बढ़ रही हो, किसी रेट से बढ़ रही हो तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, कोई चीज घट रही हो तो उसको नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? जैसे सपोज कर लीजिए कि मैं आपसे सवाल करूं कि अगर किसी एक बैलून की रेडियस इस रेट से बढ़ रही हो, किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ रही हो, तो बताओ जब रेडियस 9 सेंटीमीटर होगी उस समय वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा होगा? क्योंकि रेडियस के बढ़ने पर वॉल्यूम का बढ़ना चेंज, मतलब फर्क आता है। रेडियस चेंज होगी तो रेडियस में बदलाव होगा, तो वॉल्यूम में बदलाव होगा ही होगा। इसका मतलब रेडियस में आने वाले चेंज के रेट पर डिपेंड करता है वॉल्यूम में आने वाले चेंज का रेट। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, पक्का? और फिर इससे ज्यादा कहानी समझाने की जरूरत होती नहीं है। रिवीजन में सीधे क्वेश्चन करेंगे तो आपको कायदे समझ में आ जाएंगे एक एक बात, ठीक है ना? चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। द 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बुक भी दे दो, इससे भी करवा देंगे ना कुछ क्वेश्चन। द 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सुनिए भाई ध्यान से। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो 2 इक्वल साइड्स हैं, मान लेते हैं कि ये बेस है, ये जो बेस है, और ये 2 इक्वल साइड्स कितने कितने की हैं? ए की हैं। द 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस b आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की जिसका फिक्स्ड बेस b है, अगर उसकी 2 साइड जो कि इक्वल है वो घट रही हो, किस रेट से घट रही हो? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है इतना? हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस? उस समय एरिया किस रेट से घट रहा होगा? जिस समय बोलो ना भाई, वो जो 2 इक्वल साइड्स हैं वो बेस के इक्वल हो जाएंगी। नहीं समझे? बताओ इसी क्वेश्चन को और किस ढंग से पूछ सकता था? हाउ फास्ट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिक्रीजिंग when this isosceles triangle becomes an equilateral triangle। वेरी गुड। ये होता है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, है ना, कि रिवीजन करते हुए मैं यही सब सोचना है कि भाई क्या कर सकते हैं और क्या पूछ सकता है। तो भाई एक बात मुझे बताओ, अगर उसने कहा है कि इसकी इक्वल वाली साइड किस रेट से घट रही है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सोचो मुझे क्या दिया है, बोलो क्या दिया है? dA बाई dt दिया है सर। कितना दिया है? dA बाई dt ये दिया है माइनस का 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस में इसलिए लिया क्योंकि वो घट रहा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझसे क्या डिसाइड करने के लिए कहा है कि वो किस रेट से घटेगा? एरिया। क्या आप में से कोई मुझे इसका एरिया बता सकता है? सर फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जरा मुझे बताओ, बेस तो आपके पास कितना है? b है, बस आप मुझे हाइट निकाल के बता दो। 1/2 इंटू बेस हो गया है ये, और सर ये अगर मैं हाइट निकालूंगा कैपिटल H, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड, और ये वाली मीडियन सेम होती है ना? इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? b/2 हो जाएगा।
और वो ऊपर वाला कितना हो गया a। तो बताओ क्या आएगा भाई, ध्यान दे लो, ध्यान अब, है ना सर। हम कहेंगे a स्क्वायर बराबर b बाई 2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। यहां से h स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। h बराबर आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। बोलो आएगा कि नहीं? क्या नहीं, आंसर बता रही हो? अच्छा, ये आपने अभी मैंने h की वैल्यू निकाली बच्चे a और b के टर्म्स में। बोला है ना उसने कि साइज इक्वल हो जाएगी। अभी नहीं, हमें एरिया को डिक्रीज करके जो एक्सप्रेशन बन के आएगा उसमें पुट करना है a बराबर b, समझ गए ना? तो अभी ये मैंने हाइट निकाली, तो बताओ एरिया का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 1/2 टाइम्स ऑफ बेस कितना भाई, बेस ये रहा b, हाइट कितनी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। समझ में आ रहा है? आप मेरे को बताओ जल्दी से, एरिया को मुझे पता करना है एरिया किस रेट से घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा। तो अगर एरिया घटने बढ़ने का रेट निकालना तो किससे डिफरेंशिएट कर दूं? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, है ना, dA बाई dt। तो अगर मैं इसका dA बाई dt निकालूंगा तो भाई क्या इधर नहीं निकालना पड़ेगा? और बताओ बेस क्या है, बोलो ना भाई, बेस क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, उसने कहा फिक्स्ड बेस है, इसका मतलब 1/2 भी कांस्टेंट। अब बताओ इसको डिफरेंशिएट करना है, बोलो कैसे करोगे? वेरिएबल कौन है? हाँ, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4 इंटू में इसका फिर से करेंगे तो a स्क्वायर का जाएगा कितना 2a इंटू में dA बाई dt। नहीं समझे क्या? dA बाई dt। और बताओ b स्क्वायर बाई 4 का कितना हो जाएगा 0, तो माइनस का 0। बोलो बात समझ में कि नहीं? क्या ऐसा ही कुछ बनेगा? देख लो आदित्य, देखो यही बन रहा है क्या? dA बाई dt बराबर कितना, ये हो जाएगा सर 2ab अपॉन, चलो कटा देते हैं लोग, ये 2 से 2 कट गया, क्या जाएगा बताओ? ab बाई 2, है ना, ab बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4 इंटू में dA बाई dt। भाई dA बाई dt की वैल्यू मेरे पास है, और उसने क्या कहा व्हेन a इक्वल टू, बोलो ना भाई, व्हेन a इक्वल टू b। तो भाई मैं रख दूंगा वैल्यू dA बाई dt बराबर a की जगह पर b, तो ये हो जाएगा b इंटू बी मतलब b स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर a की जगह पर b रख दूंगा तो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4 इंटू में dA बाई dt की वैल्यू बताओ कितनी रख दूंगा -3। बताओ सॉल्व करके कितना जाएगा? dA बाई dt इज इक्वल टू माइनस का 3b स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर बताओ भाई 3b स्क्वायर बाई 4। तो बहुत बढ़िया, इस यहां से 2 का स्क्वायर निकालेंगे, ये बताओ कितना आ जाएगा? माइनस का 3b स्क्वायर अपॉन 3b, सर 3b नहीं रूट 3b, हाँ वेरी गुड, ये लड़की सही बता रही है, रूट 3b। इस वाले 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकालूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सर b से ये b कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो मतलब अल्टीमेटली क्या आ गया? dA बाई dt इज इक्वल टू माइनस का रूट 3b स्क्वायर, सॉरी कितना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया के घटने का रेट है ये, ठीक है ना? तो क्या आएगा? रूट 3b। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि एरिया घट रहा है। बोलो बात समझा कि नहीं? मेरी कोशिश लगातार ये है कि जब हम रिवीजन कर रहे हो तो वो क्वेश्चंस ना डिस्कस करें या वो क्वेश्चंस ना लें जो क्वेश्चन हमने क्लास करते समय किए थे, ठीक है ना? हुआ था क्या? बहुत बढ़िया, चलो तब, है ना? लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों इस चीज को समझने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। ना करो ऐसा, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, काम हो जाना है, ठीक है ना? बस ये, लेकिन कुछ गलतियां ना करना। b क्या था? कांस्टेंट, और स्मॉल a क्या था? वेरिएबल, स्मॉल a वेरिएबल। अगर आपको लग रहा, कंफ्यूजन लग रहा हो कि सर a b तो अक्सर कांस्टेंट हुआ करते थे तो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसको x मान लो, क्या दिक्कत है? फिर और अच्छा लगेगा भाई। अगर a को हमने a की बजाय क्या मान लिया कि वो वाली साइड सर x मीटर होगी, जो इक्वल वाली साइड है वो कितनी होगी? x मीटर। तो फिर इस क्वेश्चन में जहां जाए हैं वहां क्या आएगा? x आएगा, और फिर x को डिफरेंशिएट करते समय ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, मन करेगा हाँ ठीक है सर, ओके। समझ रहे हैं मेरी बात आप? बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना? बढ़ जाऊं आगे। देखिए बड़े बहुत अच्छे। इसने कहा द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय।
अगर मैंने किसी प्रोडक्ट की x यूनिट डिवाइड क्या कर दिए हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 16 है। इसने कहा कि अगर मैंने किसी प्रोडक्ट की x यूनिट सेल की तो जो रिवेन्यू जनरेट होगा वो कितना होगा, R ऑफ x, मतलब वो x पर डिपेंड करेगा। जब मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं ना, सेल कर रहा हूं, तो हमारा जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है वो रिवेन्यू उनकी उस प्रोडक्ट की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने मान लिया कि मान लो उसकी x यूनिट सेल की गई होंगी, और वो जो रिवेन्यू जनरेट हुआ वो किस तरह डिपेंड कर रहा है, x पर, वो भी दे दिया। और x इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 26x प्लस 15। ओके जी, अब क्या कहा, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। जब हम 17 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो उस समय की मार्जिनल कॉस्ट बताइए। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वही है कि उस समय रेट, उस समय क्या रेट चल रहा है, समझ मेरी बात ना? हाँ समझ, अच्छा हाँ ठीक ठीक ओके। क्या क्या, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 7। चलो कैसे करो, क्या करोगे बताओ। तो कुल मिला जुलाकर हमें डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। किसको डिफरेंशिएट करना है, रेवेन्यू को। सर रेवेन्यू का पूछा हमसे, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू में आने वाला चेंज व्हेन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एट 7, मतलब जब x की वैल्यू हम 7, मतलब ऐसे समझो, जब हमारी कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है तो कितना रिवेन्यू जनरेट कर रही है, 10 बना रही है तो कितना रिवेन्यू जनरेट कर रही है, और 20 बना रही है तो कितना रिवेन्यू जनरेट कर रही है। तो उस समय का हमारा रिवेन्यू जनरेशन कितना होगा, जिस समय हम कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, 7 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो जल्दी से करके बताइए कितना आएगा, dr/dx कितना होगा, 26x प्लस 26। तो बस कितने में क्या पूछा है इसमें, dr/dx एट x इक्वल टू 7, कितना आ जाएगा भाई, निकाल दोगे क्या, बहुत अच्छे, प्लस 26। सॉल्व करिए जरा से, बताइए आ गया। ओके जी, 200 बस यही मैंने क्या बताया, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं हम इस क्वेश्चन में क्या जानना चाह रहे हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि किसी एक कंपनी की मार्जिनल रेवेन्यू उसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन पर, प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस कर रही है उस पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी अगर अभी अपने प्रोडक्शन को कितना रखे हुए है, 10 प्रोडक्शन, भाई हम अपनी ना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल रोल्स रॉयस ने अपना आपको फिक्स कर रखा है कि हमने साल में सिर्फ 20 ही कारें बनानी है बस। तो 20 कार अगर हम लोग बना रहे हैं तो अभी वो कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और अगर वही साल में 40 कार बनाने लगेंगे तो कितना रिवेन्यू जनरेट करने लगेंगे। अच्छा, क्या 20 कार बनाने वाली कंपनी अगर 40 कार बनाने लगे तो रिवेन्यू जनरेशन बढ़ जाएगा? हाँ, कोई जरूरी नहीं है, बस यही बात है, समझ गए ना। क्योंकि कुछ लोग इसी बात पर डिपेंड करने, कुछ लोग इसी बात की वजह से उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे उस प्रोडक्ट को कि अब ये आम हो गया है। कुछ बात समझ में ना भाई, जितना प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा उतना ही मार्केट में ज्यादा बिकेगा, और मार्केट में ज्यादा दिखने लगेगा तो लोग बाग उस प्रोडक्ट को क्या करने लगेंगे कि धीरे धीरे उसकी डिमांड कम होने लगेगी। वो लोग बोलेंगे अरे यार ये तो अब आम हो गया, सबके लिए एक जैसा ही है ना, तो सब लोग एक जैसी बात, एक जैसे ही मतलब आम हो गया, समझ में आ रही बात ना। तो भाई जरूरी नहीं है कि रिवेन्यू जनरेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए कंपनी, बहुत सी कंपनी बहुत दिमाग लगाती है, ठीक है ना, क्लियर रहती बात। तो बहुत ध्यान से चीजों को समझना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। ठीक, बहुत सारी कंपनी सिर्फ क्या बेच रही हैं, सिर्फ अपना ब्रांड बेचती हैं या फिर स्टेटस सिंबल बेचती हैं, समझ ना, सिर्फ स्टेटस सिंबल। कि वो ये उनसे जब ये सवाल किया जाता है कि भाई आपकी कंपनी में ऐसा क्या है, इसके इस प्रोडक्ट में आपके ऐसा क्या है जो आपने इसकी कॉस्ट इतनी हाई रखी हुई है, तो बोलते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट थोड़ी नहीं बेच रहे, हम तो स्टेटस सिंबल बेच रहे हैं, हम प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहे हैं, स्टेटस सिंबल बेच रहे हैं। जितनी लागत उसमें आई है हम वो नहीं बेच रहे हैं, हम उतने ही लोगों के लिए बनाते हैं ताकि वो लोगों की नज़र में क्या बना रहे, स्पेशल बना रहे, वो प्रोडक्ट स्पेशल बना रहे। बहुत ज़्यादा जनरेट कर देंगे तो स्पेशल नहीं रह जाएगा आइटम, समझ मेरी बात ना। ये खैर कुल मिला जुलाकर तो समझ में आ गया तुम्हें अब। हाँ कृष्णा, बढ़ जाए आगे, ओके, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखिए, मतलब लिखना क्या समझिए अब। इसने कहा ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है किसी कर्व के अलोंग, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। कोई पार्टिकल इस कर्व को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट।
फाइंड द पॉइंट एट विच द एक्स कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 11 है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसने बोला कि एक्स वाला कोऑर्डिनेट के कंपैरिजन में वाई वाला कोऑर्डिनेट किस रेट से बढ़ रहा होगा? 8 गुना तेजी से बढ़ रहा होगा। वाई वाला कोऑर्डिनेट एक्स वाले कोऑर्डिनेट के कंपैरिजन में 8 गुना तेजी से बढ़ रहा होगा। समझ में आ गई बात ना? उस समय उस पॉइंट की वैल्यू बतानी है, वो पॉइंट कहां लाई करेगा, ठीक है ना। ओके तो पहले सबसे पहली बात हम सर वाई के बढ़ने और घटने का रेट देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। हाँ भाई आंसर आ गया क्या? विद साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। भाई कितना हो जाएगा? 6 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका कितना आ जाएगा बच्चों? 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2। बोला जाता कोई डाउट हो तो? हो गया 2, मैंने सही लिखा क्या? हाँ, क्यों हो जाएगा 0? सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये खत्म। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, लव क्या कहा है मेरे बच्चे? y के बढ़ने का रेट, y के बढ़ने का रेट x के बढ़ने के रेट का क्या है? 8 गुना है। y के बढ़ने का रेट x के बढ़ने के रेट का 8 गुना है। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू x 8, तो सर ये रख देंगे 6 इंटू 8 डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। सर हाँ सॉरी, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, 8 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी। समझ गए ना? प्रेरणा तुम्हें समझ में आ रहा है? पक्का? बहुत अच्छे। इस डी एक्स बाई डी टी से डी एक्स बाई डी टी कटा दिया, इससे ये कितना हो गया? 2 कट गया, तो ये आ जाएगा कितना? 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना आएगा? अंडर रूट 24, मतलब कितना आया? 16 आएगा भैया। अच्छा 16, हाँ 8 टू 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, इसका मतलब एक्स बराबर 4। बताओ भाई, बताओ ना, एक्स बराबर 4 आ गया। मतलब उस पॉइंट का जिस जगह पर, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हर दिन ऐसा नहीं होता। जब x और y डिपेंड करते हैं तो फिर हर दिन ऐसा नहीं होगा कि जितनी रेट से x बढ़ रहा है उतनी रेट से y भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। क्लियर है ना? तो अभी क्या करोगे? क्या चीज? अरे बढ़ रहा है ना भाई, उसने कहा एज फास्ट, इंक्रीजिंग एज फास्ट एज। अगर मैंने माइनस साइन ले लिया यहां पर x को, नहीं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो कोऑर्डिनेट तो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है, ठीक है ना? तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू कितना? ठीक है। अब मुझे बताओ y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे यार? कहाँ? क्यों? अगर उस पॉइंट में x पॉइंट उसके साथ कुछ जो इक्वेशन है ना, जो एक पॉइंट की होगी उसकी दो कोऑर्डिनेट होंगे, तो अगर x के रखेंगे तो y के मिल जाएगा ना। अरे मैं बच्चे क्या कहना है, क्या बताओ? तुम लोग सब, अरे तुम लोग सब लोग जान रहे हो कि क्या करना है, लेकिन क्या करना है जानकर नहीं बताना यार। सही बताओ ना, क्या मतलब? सर वो पॉइंट जहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के कंपैरिजन में ऐसे बढ़ रहा है, घट रहा है, उस कर्व के ऊपर ही तो लाई कर रहा होगा। तो जब कर्व के ऊपर लाई करेगा तो सर उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने वाई कोऑर्डिनेट क्या मान लिया? प्लस माइनस 4 के मान लो। मान लो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? प्लस माइनस 4 के। अब ये प्लस माइनस 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। कराइए जल्दी से सेटिस्फाई, बताइए एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी? वाई की वैल्यू बतानी है, वाई की देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर है ना, मोइन क्वेश्चन देखो जल्दी से, आंसर देखो मोइन, आंसर देखो, आंसर। एक बार प्लस 4 लेंगे, एक बार माइनस 4 लेंगे भाई, ठीक है ना? एक बार प्लस 4 और एक बार माइनस 4, ठीक है ना? देखिए क्या हो जाएगा, 6y इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2, तो y बराबर हो जाएगा सर 64 प्लस 2 अपॉन 6, मतलब 66/6, मतलब 33 अपॉन, हाँ 11 कर लो, 11/11 आगे सीधे बस। ओके जी, तो एक पॉइंट तो आ गया 4,11। दूसरा पॉइंट सर x बराबर कितना रखेंगे? -4, तो बताओ भाई कितना आ जाएगा? 6y इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2, कितना आ जाएगा भाई? 6y इक्वल टू, आ जाएगा माइनस का 64 प्लस 2, आ जाएगा माइनस का 62, 6y इक्वल टू, तो y बराबर -62 अपॉन 6, मतलब कितना? -31/3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -4, -31/3। समझ गए ना? अभी बताओ कोई डाउट हो तो? बहुत अच्छे, कर ही नहीं पाएंगे कुछ भी। लिखिए
है ना। देखिए इसे कहा, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। ए लैडर, चलो ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 10। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक लैडर है, बनाओ डायग्राम जल्दी से अपनी कॉपी पे। एक लैडर है जो कि एक वॉल के अगेंस्ट लीन करके खड़ी हुई है, मतलब हमने एक दीवार पे एक सीढ़ी को लगा दिया, ठीक है ना। चलो जी लगा दिया। फिर कह रहा है कि उस सीढ़ी के बारे में कुछ बातें बताई हैं, ठीक है ना। ये वॉल हो गई, ये फ्लोर हो गया, हमने यहाँ एक सीढ़ी लगा दी। इस सीढ़ी के लीन करने पर कितने मीटर लंबी सीढ़ी है भाई? 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है ना जी। चलो ओके। अब इसने क्या कहा, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। हमने इसके बॉटम को इधर की ओर खींचना स्टार्ट कर दिया। 5 मीटर लंबी सीढ़ी थी, उसके हमने बॉटम को पकड़कर बाहर की ओर खींचना स्टार्ट कर दिया। ऐसा ही कुछ है ना, उसमें भी वही दिया होगा, ठीक है ना। अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, गलत लिखा है, वो मीटर पर सेकेंड ही होगा, ठीक है ना। तो किस रेट से इसको इधर की ओर खींच रहे हैं? 2 मीटर पर सेकेंड। ओके जी। हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब इसकी हाइट जो दीवार पे है, दीवार पे जो इसकी हाइट है ना, ये मान लेते हैं, इसको मैं y मान लिया, और ये वाली जो दूरी है इसको मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। या ये भी ले सकता था, h ले सकता था उसको, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना? ओके। अब मुझे बताओ, अगर ये वाली हाइट, इसने पूछा अगर मैं इसको 2 मीटर पर सेकंड के रेट से आगे की ओर खींचना स्टार्ट कर दूं इस वाले सिरे को, तो ये वाला सिरा किस रेट से नीचे आएगा? वो भी किस समय पूछ रहा है, किस समय? अच्छा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके गिरने का जो रेट होगा ना, वो हर समय सेम नहीं होगा। पता लगा शुरुआत में कुछ धीमे चल रही है, या अचानक से नीचे, जब जितना नीचे पहुंचेगी एकदम से नीचे गिर जाएगी। कुछ बात समझ में ना? तो यानी कहने का मतलब यह है, जो रेट है ना, वो जो ऐसे पूछता है ना हर बार अलग अलग जगह पे कि बताओ उस समय बताओ कितना होगा इसके घटने का रेट, तो इसका मतलब इसके घटने का जो रेट है ना, वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, वो भी डिपेंड कर रहा है, अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग है। समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे। तो उसने कहा कि व्हाट इज द व्हेन द 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब जब ये कितना दूर होगा यहां से, दीवार से, बल्कि दीवार से कितना दूर होगा? 4 मीटर। अच्छा, दीवार से 4 मीटर होना, समझो ये x की जो वैल्यू है वो बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई होगी? 4 मीटर। दीवार से जब ये 4 मीटर दूर होगा तो उस समय ये किस रेट से नीचे गिर रहा होगा? इसका मतलब x की वैल्यू कितनी रखोगे? 4। चलो करो इस क्वेश्चन को, देखना चाहूंगा कौन करेगा। बताओ, तुम बताओ। हाँ वेरी गुड। माइनस का 8/3 आया होगा, माइनस आया ना? हाँ ठीक। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि सर वो घट रही होगी हाइट, है ना? बहुत अच्छे। -8/3 मीटर पर सेकेंड। जोश यही चाहिए कि आप खुद से करो क्वेश्चन। आप वरुण समझ में आया क्वेश्चन? ये बहुत बढ़िया। सबसे पहले सर हम क्या करेंगे, हम x और y का रिलेशन बना लेंगे। x² + y² बराबर आ जाएगा सर 25। बोलो आएगा कि नहीं? सर ये x है, ये y है, तो x² + y² बराबर 25, 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दी। इससे मुझे x और y में रिलेशन मिल गया, और जब हमें x और y में रिलेशन मिल जाएगा तो हम उसके चेंज होने का रेट पता कर लेंगे। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू कितना? t। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। समझ में आ रही है बात? क्या करूंगा बोलो, बताओ कैसे होगा? x² का हो जाएगा 2x, x का फिर से करेंगे तो हो जाएगा dx/dt, फिर प्लस y² का हो जाएगा 2y, y का फिर से करेंगे तो dy/dt। इसका कितना? 0। अब बताओ, मैं पहले 2x dx/dt, आपको dx/dt दिया कितना? 2 मीटर पर सेकेंड, प्लस 2y इंटू में कितना? dy/dt = 0। उसने कहा हमसे मुझे dy/dt ही पता करना है। क्या पता करना है बच्चों? 2y इंटू dy/dt बराबर ही हो जाएगा माइनस का 4x, तो dy/dt बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा अपॉन में, ओहो ये 2y है ना यहाँ, ओके, अपॉन में y हो गया। उसने कहा जब x 4 मीटर होगा, शुभम समझ पा रहे हो ना? जिस समय x की वैल्यू 4 मीटर होगी उस समय बताओ ये इसके घटने का रेट क्या होगा? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं x को मैं यहां कितना रखूंगा, तो y का क्या करूं यार? हाँ, जिस समय x 4 होगा सर उस समय y 3 होगा। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 25 होगा, क्योंकि लंबाई तो लेडर की नहीं बढ़ जाएगी ना उससे। इसको इधर खिसका रहे हो तो लंबाई तो लेंथ की लेडर, लेंथ ऑफ लेडर में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। इसलिए क्या लगाओगे दिमाग? सर ये हो जाएगा x² + y² बराबर 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x कितना है मेरा उस समय? x है 4, तो 4² + y² बराबर 25। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 3।
प्लस माइनस 3 होगी, लेके चलो माइनस का 3 लेंगे, ठीक है ना। लेंथ है तो लेंथ करने पर भी नेगेटिव, ठीक है ना। ओके ओके, पोजीशन है कह सकते हैं, एक्स का हमें जो स्क्वायर वहां का अंडर जाएगा तो डायरेक्ट जाएगा, बात वही तो है। y के मतलब नहीं होगा, लेकिन उसमें अलग से दिखाना पड़ेगा ना, पार्ट अंडर रूट 25 माइनस x स्क्वायर, उससे y के निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट हो जाएगा dy by dt आ जाएगा राइट। तो फिर x को निकालो ना, x स्क्वायर x इक्वल टू 25 माइनस y, वही तो बोला अंडर रूट 25 माइनस x स्क्वायर को निकालेंगे हाँ। डिफरेंट, हाँ। उससे उसमें y के निकालनी पड़ेगी, अलग से मैं बात बोला ना कि y इसमें y के निकालनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है ना। मतलब सही समझ रहे हो क्या रहा है, हाँ बात वही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों आप करने में क्या बुराई भाई, ये भी तो आ जाएगा ना आपको। डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू एक्स बताओ कितना है 4 और y कितना है 3, तो सब मिला जुला कर माइनस का 8/3 मीटर पर सेकेंड। सुनिए भाई सुनिए, अब ये दिमाग देखो, ये बता रहे थे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर कितना कर लें सर इसको 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर हो जाएगा वाई बराबर अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसका कहना है कि मुझे डी वाई बाई डी टी निकालना है, तो हम सीधे डी वाई बाई डी टी इक्वल टू यहाँ से निकाल देंगे। डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो सर इसका डिफरेंशिएशन पहले कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में इस 25 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो 0 माइनस 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो ये आ जाएगा सर कितना, इस 2 से 2 कैंसिल, माइनस का x अपॉन अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स बाई डी टी। ये आ गया डी वाई बाई डी टी। उसने हमसे कहा किस समय की बात कर रहा है, वैन एक्स इक्वल टू 4, तो आप यहाँ x की वैल्यू 4, यहाँ x की वैल्यू 4 रख दो और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी रख दो 2। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, डी एक्स बाई डी टी ही तो वेलोसिटी है, भी बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बातें सेम है। बोलो समझ में आ गया, बहुत अच्छे। दोनों तरीके से किसी को करना है, बस मेन मुद्दा क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। माइनस का 8/3 बिल्कुल सही आंसर है। ओके बढ़े आगे, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम लोग इनकेसिंग डिक्रीजिंग करेंगे। क्या वो तो क्या आएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, ठीक है बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है भाई बात ना करें, बढ़े आगे। देखिए इसने कहा ए वाटर टैंक हैज द स्लोप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर, सुनो बढ़िया क्वेश्चन है, ए वाटर टैंक हैज द स्लोप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट। क्वेश्चन को ध्यान से आराम से सुनो तभी समझ में आएगा। ए वाटर टैंक हैज द स्लोप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर, इन्वर्टेड राइट सर्कुलर बस, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स द लोअर मोस्ट, मतलब कुल मिलाकर राइट सर्कुलर कौन होना चाहिए था वैसे यहाँ पर, ठीक है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। ए वाटर टैंक मिसलेनियस में दिया होगा, मिसलेनियस में दिया होगा है ना। एग्जाम्पल नंबर, हाँ तो मैंने बताया ना कि भाई वो मिसलेनियस में मिलेगा जा करके, यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 43, तो बहुत 30 इसमें नहीं मिलेगा, ना ही में नहीं है, लाओ पुरानी बुक दिखाओ। अच्छा एक मिनट, उसमें थोड़ा बस मुझे ये लग रहा है राइट सर्कुलर कौन लिखा है, क्या देखते हैं कौन लिखा होगा ना, हाँ वो उसमें नहीं लिखा है सर, मिसप्रिंट है। तो इसने कहा देखो ए वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन, तो जिस बुक से मैं पढ़ रहा था उसमें कौन नहीं लिखा था, वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, उसकी वजह से एकदम अजीब सा लग रहा था सुन के। देखो ए वाटर टैंक, तो इसका मतलब है कि राइट सर्कुलर कौन है जिसके बारे में क्या बता, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट, मतलब एक राइट सर्कुलर कौन बनाओ जिसका वर्टेक्स कहां पर लाई कर रहा हो, लोअर मोस्ट सिरे पर लाई कर रहा हो, बना लोगे। इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कौन तो बना ही सकते हो, इसमें कौन सा बड़ा काम है, ठीक है ना बच्चों। ये एक वाटर टैंक बनाया मैंने ऐसा जैसे कि आइसक्रीम के कोन होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है ये, ठीक है ना भाई, आइसक्रीम के कोन के जैसा ही है ये, ऐसा एक वाटर टैंक बनाया। इस वाटर टैंक का देखिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, लोअर मोस्ट पॉइंट यहां पर है ये, ओके। अब क्या कहा, इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज 10 इनवर्स 0.5। भाई मेरे प्यारो
ये जो इसका सेमी वर्टिकल एंगल है ना, ये अल्फा, ये अल्फा कितने के इक्वल दिया गया है? tan इनवर्स 0.5। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं tan इनवर्स 1/2। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं tan अल्फा बराबर 1/2। और tan बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब इस रेडियस और इस हाइट का जो रेशियो होगा वो कितने के है? क्या हो जाएगा बताओ? ये हाइट है, रेडियस और हाइट का रेशियो tan अल्फा बराबर हमारा क्या भी होगा? r/h भी होगा। तो r/h कितने के इक्वल हो गया? 1/2 के इक्वल। अगर मैंने मान लिया कि सर्कुलर कोन की जो रेडियस है वो कितनी है? r है, और उसकी हाइट कितनी मान ली है? h, तो r/h कितने के इक्वल हो जाएगा? 1/2 के इक्वल। यहां तक भी हो गया। अब इसने क्या कहा? वाटर इज पोर्ड इनटू इट्स एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक पर आवर, 5 क्यूबिक मीटर पर आवर। इसमें हम पानी उड़ेल रहे हैं किस रेट से? 5 मीटर क्यूब पर आवर। ज्यादा मत मानिएगा इसको, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, इसलिए 5000 लीटर पानी 1 घंटे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ये सही है। 5 मीटर क्यूब पर आवर। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर। जब वाटर की जो डेप्थ है टैंक के अंदर वो कितनी होगी? 4 मीटर। तो उस समय हमें क्या बताना है? लेवल बताना है। ठीक है ना? चलिए करिए, क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले एक बार फिर से क्वेश्चन समझा रहा हूं। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स 0.5 के इक्वल है। हमसे कहा जब हम इसमें पानी उड़ेल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो पानी के डाले जाने का रेट है 5 मीटर क्यूब पर आवर है। उस 5 मीटर क्यूब पर आवर के रेट से जब पानी डाला जा रहा है, तो बताइए इसके लेवल के राइज होने का रेट क्या होगा? इसमें जो लेवल राइज हो रहा है पानी का, उसका रेट क्या होगा? किस समय? जब वाटर की डेप्थ कितनी है? 4 मीटर। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम इस पर, फिर मैक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे। जल्दी कर लो जितनी जल्दी हो सके। ठीक है ना? कोशिश करो कि आप खुद से कर सको इस क्वेश्चन को। ठीक है ना? बस रुक जाओ है ना, एक मिनट सुनो मेरे बच्चे। ये कहने का मतलब है, उसका कहना जैसे मैंने इसमें पानी मिलाया, पानी डालता जा रहा हूं, तो इसका लेवल क्या है? नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा होगा। तो उसने पूछा है कि उसके लेवल के राइज होने का रेट कितना है। वर्टेक्स से हाइट देखी जाती है, वर्टेक्स से इसकी हाइट के बढ़ने का रेट कितना है, लेवल के राइज होने का रेट कितना है, कब? जब इसकी डेप्थ कितनी है? 4 मीटर है। ठीक है ना? इसका मतलब h की वैल्यू कितनी लेनी है? 4 मीटर। ठीक है ना? जिस समय, ऐसे बोला है इसने, एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर। तो वाटर की डेप्थ का मतलब आप समझ रहे हो ना? ये ना कहना, ये कहना, समझ मेरी बात ना? तो जब ये 4 मीटर है, उस समय इसके लेवल का राइज होने का रेट क्या है? अभी सुनो, पहले क्वेश्चन में हमें dv/dt बताओ कितना दिया है। छोड़ो, dv/dt कितना दिया है भाई? 5 मीटर क्यूब पर आवर। सर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो dv/dt कितना हो जाएगा? dv/dt हो जाएगा 1/3, कांस्टेंट है बाहर, पाई कांस्टेंट बाहर, r स्क्वायर का सर। लेकिन हाँ, यहां से देखो r की वैल्यू क्या निकाल लेंगे? h की वैल्यू लेते हैं। h इक्वल टू 2r, h इक्वल टू आ जाएगा कितना? 2r। तो ये तो हो जाएगा सर r स्क्वायर इंटू में, एक काम कर लेते हैं, इसी को बना लेते हैं पहले, 1/3 पाई r स्क्वायर और h की जगह पर 2r। तो ये सब मिला जुला कर क्या बन जाएगा? 2/3। अच्छा हाँ, लेकिन फिर भी अच्छा इससे भी हो जाता, इससे बोलो होता कि नहीं? हाँ ठीक। r को एलिमिनेट करा दो, कितना हो जाएगा? h/2। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई h/2 का होल स्क्वायर इंटू h। तो सर ये आ जाएगा v बराबर 1/3 पाई h क्यूब अपॉन, बोलो ना बच्चों, 4। कुल मिला जुलाकर कितना जाएगा? v बराबर 1/12 पाई h क्यूब। अब बताओ dv/dt कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 1/12 पाई बाहर, h क्यूब का बताओ 3, क्या बचे? 3h स्क्वायर इंटू dh/dt। यही होगा। बताओ, इस 3 से 12 कट गया, कितना आ गया? 4। आप मुझे बताएं जल्दी से, dv/dt कितने के इक्वल हो जाएगा? भाई ध्यान लगा के बताओ। हाँ, पाई अपॉन 4 h स्क्वायर dh/dt। क्या ऐसा कुछ आया? आप देख लो एक बार। हो गया? dh/dt कितना दिया है वही तो मुझे पता करना है। ये कितना दिया है? 5
बराबर ये कितना हो जाएगा सर, पाई बाई 4। h उस समय कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर इनटू में क्या dh बाई dt, ये मेरे को पता करना था। तो सर इस 4 से 4 भी कट गया, कितना आ जाएगा 5/4 पाई इज इक्वल टू dh बाई dt। क्या ऐसा कुछ आया, सबको समझ में आ गया? dh बाई dt इज इक्वल टू 5/4 पाई, पाई की वैल्यू रख दीजिए 5/4 इंटू 22/7, 7 चल जाएगा ऊपर 35/88, ये हो जाएगा सर dh बाई dt। सर इस समय बोलो यूनिट बता दो, बस यूनिट बता दो, मजा आ जाए। मीटर पर, मीटर पर बोलो मोइन, मीटर पर आवर, मीटर क्यूब पर आवर, कहाँ गया, ये रहा, आ गया ना। तो मीटर पर आवर ना मिलता तो टेंशन में आ जाता मैं, ठीक है ना। अगर यहाँ लिखा हो ना मिलता है तो फिर लगता कि भैया कहाँ दिया है, पता तो चल ही नहीं रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है मीटर क्यूब पर आवर दिया है, तो आंसर हमारा किस में आएगा, मीटर पर आवर में आएगा, मीटर पर आवर में। बोलो समझ में आ गया, बहुत अच्छे। जल्दी से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे आ जाइए, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में हमें बस एकदम ही आसान है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को सॉल्व करते समय आप क्या करते थे? सिर्फ हमें इंटरवल पता करना होता है कि कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग के लिए क्या लगाओगे, f डैश x इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। जिस इंटरवल में f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, उसमें कैसा होगा, इंक्रीजिंग। ये भाई सुनो बच्चे, मैंने आपको पहले बताया था इफ fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन a to b देन f डैश x ग्रेटर देन 0। अगर किसी इंटरवल a से b में कोई फंक्शन fx इंक्रीजिंग होगा तो उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा, पक्का, क्लियर। f डैश x पॉजिटिव आएगा ना। इफ fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन a to b देन f डैश x विल बी नेगेटिव इन दैट इंटरवल। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ओके, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं डाल देता हूं इसको, पहला क्वेश्चन देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। बताओ, मैं सीधे आप वो वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि जो मैं पहले आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊं। सीधे पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल, है ना, फाइंड द इंटरवल्स इन विच, फाइंड द इंटरवल इन विच fx इज इक्वल टू -x² -2x + 15 -2x + 15 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखें कौन लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। भाई ये आसान पढ़ते हैं क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये मुश्किल लगते होंगे। हाँ, थोड़ा सा इनइक्वालिटी को बाद में सॉल्व करते समय थोड़ी दिक्कतें आती हैं कुछ बच्चों को। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करेंगे सर, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x को ग्रेटर देन 0 रख देंगे और डिक्रीजिंग के लिए f डैश x को लेस देन 0 रख देंगे, ठीक है ना। बोलो भाई, देखिए सबसे पहले सर f डैश x निकालेंगे। f डैश x कितना आ जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन -2x, -2x का सिर्फ -2, अब इसका 515 का 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अब फॉर इंक्रीजिंग डायरेक्ट लिखेंगे बस, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0, -2x -2 ग्रेटर देन 0। अगर वेरिएबल नेगेटिव हो तो कभी भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव के साथ वेरिएबल को सॉल्व नहीं करते, क्या करना होता है, उसको पॉजिटिव बनाना होता है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है सर, ग्रेटर देन का साइन लेस देन में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 2 लेस देन 0। बोलो हो जाएगा कि नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो -2x में माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 2x हो गया, माइनस में किया तो +2 हो गया, तो 2x + 2 लेस देन 0 आ जाएगा। अब 2x + 2 अगर लेस देन 0 होगा तो सर ये आ जाएगा 2 × x + 1 लेस देन 0 आ जाएगा। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं। या ये आप सीधे भी कह सकते थे यहाँ से सर 2x लेस देन -2, बोलो आएगा कि नहीं। इसका मतलब x लेस देन -1, क्या ऐसा कुछ होगा, x लेस देन -1, यानी कि x की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, समझ में, इंक्रीजिंग होगा, सॉरी इंक्रीजिंग होगा। x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब हम बोलेंगे fx इज इंक्रीजिंग इन, fx इज इंक्रीजिंग इन,
किस इंटरवल में? व्हेन ऐसे बोलेंगे, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 ही तो होगा बस, माइनस इन्फिनिटी से -1। भाई -1 से छोटा मतलब, वरुण समझ में आ रही बात ना? -1 से छोटा मतलब शुभम पूरे माइनस इनफाइनाइट तक कहीं भी जा सकता है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 तक जा सकता है। अरे मेरे बच्चे ऐसे देखो, यहाँ ये रहा ग्राफ, -1 ये हुआ, ठीक है। अब इस -1 से छोटा इधर, लेकिन कभी ऐसे नहीं लिखा था -1 से माइनस इन्फिनिटी, लिखा जाता है माइनस इन्फिनिटी से -1, क्योंकि छोटे से बड़े की ओर चला जाता है। समझ में आ गई बात ना? माइनस इनफाइनाइट सबसे छोटा होता है, फिर उससे -1 की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया? डिक्रीजिंग के लिए बताओ क्या करेंगे? बोलेंगे सर फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f डैश एक्स क्या होना चाहिए? f डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। सर f डैश एक्स को लेस देन 0 रखूंगा तो इसका मतलब 2x प्लस 2 लेस देन 0, इसका मतलब ये हो जाएगा 2x लेस देन 2, x लेस देन 1। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अरे मैंने गलत कर दिया, डिफरेंशिएशन क्या था? ये था -2x -2 लेस देन 0 होना चाहिए, लेकिन आप माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2x प्लस 2, और लेस देन का साइन ग्रेटर देन में बदल जाएगा, तो सर हम कहेंगे 2x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। 1 से बड़ी, x की वैल्यू 1 से बड़ी कोई भी होगी तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा, तो हम कहेंगे फॉर डिक्रीजिंग, माइनस होना रहा है -1, हाँ वेरी गुड, माइनस का 2, तो बताओ भाई क्या आ जाएगा? फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, -1 से बड़ा कुछ भी, -1 से बड़ा कुछ भी चलेगा, तो -1 टू इन्फिनिटी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये बच्चे समझ में आते में नहीं? किसने कहा? -1 तो इंक्लूड ही नहीं है, -1 तो इंक्लूड ही नहीं है, ये ओपन इंटरवल क्यों लगाया? इंक्लूड नहीं है। -1 पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, हाँ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे। -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू के लिए होगा बच्चे, ऐसा क्लियर है? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे भाई, ठीक है? लिखिए f(x) बराबर, फंक्शन लिखो दूसरा, आपको पता करना है दूसरा क्वेश्चन देखो, f(x) बराबर 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, बताना किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पहले मैं आपको समझ दे रहा हूं, ट्राई करिए, हो जाए तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है ना? ठीक है, सुनो इधर ध्यान लगाओ, सेकंड क्वेश्चन देखो जल्दी से, ठीक है? देखिए भाई इधर ध्यान लगाओ, f डैश x बताओ जल्दी से मुझे कितना आएगा? सर f डैश x मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा सर 6x स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस का 12, बोलो ऐसे ही आएगा क्या? अरे भाई यही आया था क्या आप लोग का? ठीक, अब हमने क्या कहा? फॉर, प्लीज ध्यान दें, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश x क्या होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ध्यान देना वरुण, है ना? तो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पूरे में से मैंने 6 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये 6 बाहर, इसके मैंने फैक्टर कर लिए, एक्स स्क्वायर 2 1 जा 2, 2 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करके 3 आए, तो सर ये हो जाएगा माइनस का 2 + 1 × x + 2 ग्रेटर देन 0। 6 को बाहर रखो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x + 2 ग्रेटर देन 0। 6 बाहर रखो, ये आ जाएगा x कॉमन लेकर के x - 2 -1 कॉमन लो, x - 2 ग्रेटर देन 0। अब ये आ जाएगा मेरे प्यारो 6 के अंदर x - 1 x - 2 ग्रेटर देन 0। अभी ध्यान से देखो, हो गया? ये मुझे एक नंबर लाइन पर बनाना पड़ेगा। मैं सर इसकी एक नंबर लाइन बनाऊंगा, इसके दोनों जीरोस को नंबर लाइन पर शो कर लूंगा। x की वैल्यू एक आएगी 1 और एक आएगी 2। अगर मैं जीरोस के हिसाब से देखूं तो एक आएगी 1 और एक आएगी फाइनली आएगी इनफाइनाइट, और ये आएगी इधर माइनस इनफाइनाइट। एक नंबर लाइन का सबसे आखिरी एंड प्लस इन्फिनिटी, सबसे इधर वाला एंड माइनस इन्फिनिटी, बीच में 1 और 2 आया। अब मेरे प्यारे ये चेक करना है कि ये इंटरवल कहां पॉजिटिव है, ये इंटरवल कहां पॉजिटिव है। ये पता करने के लिए क्या करके देखते हैं,
इन इंटरवल में वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो सर 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहां पुट करके देखेंगे तो 3 रख के देख लो। 3 - 1 2, 3 - 2 1, 2 × 1 पॉजिटिव। तो सर यहां पर कैसा आएगा? पॉजिटिव। यहां चेक करो 1 और 2 के बीच में 1.5 रख के देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। 1.5 - 1 0.5, 1.5 - 2 माइनस का 0.5 नेगेटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव और यहां पर 1 से छोटी 0 रख के देख लो, ये भी माइनस ये भी माइनस, मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छे। ऐसा मत सोचो, ध्यान रखता हूं पूरा, है ना। सुनो अब ध्यान दो भाई, इंक्रीजिंग जानना है ना वरुण, इंक्रीजिंग जानना है तो कहां होता है इंक्रीजिंग? जहां पॉजिटिव हो। तो इसका मतलब हम कहेंगे इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए ग्राफ x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, सॉरी 1, -∞ टू 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, 2 टू इंफिनिटी। हो गया। और सर इस इंटरवल में कैसा है? नेगेटिव। तो हम बोलेंगे फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f डैश x क्या होना चाहिए? लेस देन 0। इसका मतलब f डैश x 0 होगा तो इसका नाम कहेंगे x बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 से। बोलो ना बच्चों, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में डिक्रीजिंग, -∞ से 1 के बीच में, 2 से इंफिनिटी के बीच में इंक्रीजिंग। बोलो कोई डाउट हो तो एक क्वेश्चन और कर लो, बस काम बन गया आपका, ठीक है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको वाकई में क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, fx इज इक्वल टू x - 1 का होल क्यूब। मैं नहीं समझ रहा है बात को। x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3, x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब। आपको बताना है ये फंक्शन कहां इंक्रीजिंग है और कहां डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में। ये fx बराबर x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब, ये फंक्शन किन किन जगह पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, जल्दी पता करके बताइए तेरे साथ, ठीक है ना। किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको डिफरेंशिएट करने में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे सर? पहले की कॉपी, भाई मान जाओ ना, ध्यान लगाओ, है ना। पहले की कॉपी दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरी कॉपी पहले का डिफरेंशिएशन, ऐसे करेंगे, ठीक है। बैठ जाओ, अभी बस छूटने वाले हैं, बैठ जाओ तुम भी, है ना। f डैश x बताओ क्या करोगे? पहले की कॉपी सर, पहले की कॉपी x + 1 का होल क्यूब, दूसरे का डिफरेंशिएशन बताओ। पहला कितना जाएगा इसका डिफरेंशिएशन बच्चे? 3 × x - 3 का होल स्क्वायर। फिर से करेंगे x का, सर वो 1 हो जाएगा, उसकी चिंता की जरूरत नहीं है, खत्म। फिर प्लस x - 3 का होल क्यूब, पहले की कॉपी दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरी कॉपी पहले का डिफरेंशिएशन। इसका करूंगा तो सर कितना जाएगा? 3 × x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर। और सर x का करूंगा फिर से कुछ नहीं करने की जरूरत है, 1 आ जाएगा। आ गया, बहुत अच्छे। f डैश x को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं सर। यहाँ क्या है मेरे बच्चों? x + 1 का होल क्यूब, और यहाँ क्या है? x + 1 का होल स्क्वायर, और 3 भी दोनों में कॉमन है तो 3 पहले कॉमन ले लिया दोनों से, और सर x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ बोलो क्या है? x - 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है? x - 3 का होल क्यूब। तो दोनों से क्या कॉमन ले लिया सर? x - 3 का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई? बहुत अच्छे। अब सर अंदर क्या बचा? ब्रैकेट के अंदर बताओ, यहां से क्या बचा? x + 1, x + 1। यहां से क्या बचा? प्लस का x - 3। समझ गए? तो बताओ अब पूरा मिला जुला कर कितना आ गया? x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 3 का होल स्क्वायर इंटू में x + x 2x, 1 में से 3 गया -2, इसमें से 2 भी कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 6 × x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 3 का होल स्क्वायर इंटू x - 1। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हे बच्चों समझ में आ गया इतना? बहुत बढ़िया। तो क्या आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि ये फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग होगा और कहाँ डिक्रीजिंग होगा? इसके लिए आप क्या करोगे? 1 से इंफिनिटी, 1 से सॉरी इंफिनिटी टू 1 इंक्रीजिंग और माइनस। हाँ कितना? दोबारा बताओ दोबारा। हाँ यही तो गलती है बस, ये बहुत बड़ी गलती है और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 3-4 बार और एनसीईआरटी क्वेश्चन है।
एक बार नहीं 3-4 बार, और उससे पहले भी आया होगा। गलती हो गई, मैं नहीं बताऊंगा, अभी सोचो खुद। भाई मैं बता दूंगा तो मजा ही क्या रह गया रिवीजन का फिर, है ना। ये जवाब गलत है जो अभी आदित्य ने दिया। इसके अलावा भी अगर कोई देना चाह रहा है तो मुझे बताएं, ठीक है ना। बताओ क्या करें बच्चे। हाँ तुम्हारा आंसर क्या है जो उसका है, तो गलत है वो। बताओ सनत। हाँ निशा बताओ, नवेद बताओ जल्दी। किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा? मैं बता क्यों नहीं रहे हो? हाँ सुनो, जो अभी आदित्य ने दिमाग लगाया है उस दिमाग के हिसाब से वही होना चाहिए जो वो बता रहा आंसर। उसने क्या दिमाग लगाया? सर ये ऑलवेज पॉजिटिव, सर ये ऑलवेज पॉजिटिव। बचा एक फंडा बस, इसको देखूंगा कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव। सर 1 से ऊपर वाली वैल्यू पर ये पॉजिटिव और 1 से निचली वैल्यू पर ये नेगेटिव, इसलिए 1 से ऊपर इंक्रीजिंग 1 के नीचे डिक्रीजिंग। ये दिमाग लगाया आदित्य ने, ठीक है ना। लेकिन इससे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। गलती मत करना कभी भी। अगर मैं आपसे पूछूं 3 पर बताओ, 3 पर बताओ जल्दी, तो हम बोलेंगे सर 3 पे 0 आ जाएगा। पॉजिटिव लाना है, 0 नहीं लाना है, इक्वल टू 0 नहीं लाना, ग्रेटर देन 0 लाना इंक्रीजिंग के लिए। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? तो ये भाई ये सब नहीं करोगे। 1 से इन्फिनिटी के बीच में 3 भी तो आएगा एक पॉइंट, तो इसका मतलब सर 3 को हटाना पड़ेगा। तो या तो ऐसे भी लिखोगे 1 to infinity -3, या फिर लिखोगे 1 to 3 union 3 to infinity। ये सब कुछ भी मत करो। काहे के लिए टेंशन ले रहे हो यार, जब तुम्हें नंबर लाइन सिखा दी है तो नंबर लाइन बनाओ और टेंशन फ्री हो जाओ। बताओ एक जीरोस क्या आएगा? -1। एक जीरोस आएगा -1, एक आएगा +1, एक आएगा 3 और एक आएगा इन्फिनिटी। हो गया -इन्फिनिटी। बोलो कोई डाउट हो तो? अब सर हम बोलेंगे 3 से बड़ा कोई भी नंबर लेके देखेंगे। बोलो जल्दी। पॉजिटिव आएगा। आ गया? बहुत अच्छे। अब इसके बाद सर 1 और 3 के बीच में 2 ले लेंगे। 2 पक्का देख लेना भाई, सही बताना। आ रहा है? कैसा आ रहा है? देखो ये लड़का गलत करवा देगा। मान जाओ 1 से 3 के बीच में, क्योंकि मेरे प्यारे जरूरी नहीं है कि हमेशा अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आते हैं, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव आएगा। कुछ लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ लोगों को ये आदत पड़ जाती है वो यहां तुरंत माइनस लिख देंगे, नहीं लिखना है। 1 से 3 के बीच में 2 रख के देखो। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 - 3 -1, -1 का स्क्वायर वो भी 1, 2 - 1 1। पॉजिटिव आ रहा है बच्चे, क्लियर? तो पॉजिटिव हो गया। अब -1 और 1 के बीच में 0 रख के देखो। 0 जल्दी से कैसा आ रहा है? नेगेटिव। -1 से छोटा -2 रख के देखो, वो भी नेगेटिव। 2 इंटरवल में नेगेटिव, 2 इंटरवल में पॉजिटिव। लेकिन जो आपको इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं उन क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान रखना है, बस यही ध्यान रखना है। अगर आप उस तरह दिमाग लगा दोगे तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे सोचोगे बिल्कुल गलती नहीं होगी। क्या लिखेंगे? इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f' शुड बी ग्रेटर देन 0 मींस x बिलोंग्स टू 1 to 3 यूनियन 3 to infinity। बस 3 को इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। फिर मैं कहूंगा फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f' शुड बी लेस देन 0। मतलब सर नेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव इन 2 इंटरवल में है, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन -1 to 1 आएगा। बहुत अच्छे। -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन -1 to 1। अभी इतने में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। 100% श्योर? अभी इसमें मैं आपको आइडिया देके भेज रहा हूं वैसे, क्योंकि समय बचा नहीं तो और क्वेश्चन कर सकते थे हम लोग। प्लीज जरूर किसी भी कीमत पर अवॉइड मत कर दीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी भी कीमत पर अवॉइड मत कर दीजिएगा। हमने जो किए हैं ये अलजेब्रिक फंक्शंस के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। रूल सबका वही है, थोड़ा वहां टेक्निकलिटी आ जाती है कि 0 से π/2 के बीच में sin x पॉजिटिव, π/2 से मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वो पॉजिटिव। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ट्रिग्नोमेट्री वाले बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। एक क्वेश्चन मुझे पूरे चांस लग रहे हैं कि पेपर में रखा हुआ है, शायद पूरे चांस लग रहे हैं। क्या बोलो? fx = sin x + cos x। fx = sin x + cos x। मोटे मोटे तौर पर उसको लिख के चले जाइएगा। अगर दिक्कत आएगी मुझसे अगली क्लास में पूछिएगा, ठीक है ना? ओके चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? फिर से